हेलो फ्रेंड्स। आज का एडिटोरियल का टॉपिक है एक्सटेंडिंग सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा को बढ़ाना। ठीक है। स्टैगरिंग ऑफ वैक्सीन डोजेज शुड नॉट बी टू मेयरली बाई टाइम until more doses are available। यानी कि ये जो वैक्सीन डोजेज यानी कि वैक्सीन की जो खुराकें हैं उसका स्टैगरिंग करना। स्टैगर का जो यहाँ मतलब है लड़खड़ाना नहीं है। यहाँ जो मतलब है एक अरेंज करना, जिसको जो है आप कह सकते हैं। स्टैगरिंग का और एक मतलब होता है आश्चर्यजनक, एकदम भौचक्का कर देने वाला। यहाँ जो मतलब है वो है अरेंज करना टाइम को। यानी कि जैसे वैक्सीन के डोजेस जो है, मान लीजिए जो पहले 6 हफ्ते के बाद, मतलब पहले डोज के 6 हफ्ते के बाद या 8 हफ्ते के बाद लेने थे दूसरा डोज, लेकिन उसे जो है फिर से इस अरेंज किया गया है, जिसको बढ़ाकर जो है 8 से 12 में हफ्ते कर दिए गए हैं। तो ये स्टैगर स्टैगर किया गया है इसको, मतलब कि अलग अलग मतलब कि एक तरीके से कहिए कि उसका जो समय जो है क्रमबद्ध तरीके से जो है उसको बैठाया गया है वैक्सीन के डोजेस को। ये जो होना चाहिए शुड नॉट बी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल आप जो है इसके लिए समय हासिल करना चाहते हो, यानी कि आपको समय चाहिए, यानी कि जो इसको व्यवस्था करवा रहा है उसके लिए केवल समय की जो मतलब कि बाई टाइम करने के लिए ही केवल ये नहीं होना चाहिए। जब तक कि अधिक से अधिक डोजेस जो हैं या खुराक जो हैं वो उपलब्ध नहीं हो जाते हैं, तब तक जो है स्टैगरिंग ऑफ वैक्सीन डोजेस का जो है, होना चाहिए वो केवल टाइम को बाई करने के लिए नहीं होना चाहिए, यानी कि समय हासिल करने के लिए नहीं होना चाहिए केवल। ठीक है। परसुइंग अ पॉलिसी ऑफ स्प्रेडिंग द इंटरवल बिटवीन 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन, यानी कि वैक्सीन का जो 2 डोज है, 2 खुराक है, उसके बीच जो अंतराल है उसको फैलाने के लिए या फैलाने का जो नीति है उसको परस्यू करते हुए, उसको पालन करते हुए सेंटर ने क्या किया है, हैज़ नाउ आउटलाइन, उसने एक रूपरेखा रखी है, एक आउटलाइन खींचा है। मोर सिनेरियोज ऑफ सेकेंड डोज डेफरमेंट, यानी कि सेकेंड डोज यानी कि दूसरी खुराक का जो स्थगन, यानी कि टाले जाने का, यानी कि दूसरी खुराक को जो है स्थगित किए जाने का, मतलब कि उसे बाद में दिया जाएगा। जैसे 8 सप्ताह में दिया जाना था या 6 सप्ताह में दिया जाना था, अब जो है वो 12 हफ्ते में दिया जाएगा। तो इस टाइप का जो डेफरमेंट किया गया है, आगे की तरफ बढ़ाया गया है, तो वो और ज़्यादा सिनेरियोज को ये सामने लाता है सेंटर। ठीक है ना। यानी कि सेंटर हैज़ नाउ आउटलाइन, इसने खींचा है, इसने आउटलाइन मतलब एक रूपरेखा रखी है और ज़्यादा परिदृश्यों का। ठीक है ना। किस चीज़ का? सेकेंड डोज डेफरमेंट का। वाइल लैक्टेटिंग वीमेन, जो स्तनपान करने वाली जो स्त्रियां हैं, ठीक है ना, आर नाउ इंक्रेज, उसे इंक्रेज किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि टू गेट वैक्सीनेटेड, कि वो जो है वैक्सीनेटेड हो जाएं। यानी कि ये गेट के बाद जो है V3 आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि ये पेसिव में है, कि वो बताया जा रहा है कि लैक्टेटिंग वीमेन को जो है वो टीका ले लेनी चाहिए या टीकाकरण हो जाना चाहिए उसका। दोज हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम एन इन्फेक्शन, लेकिन वे लोग जो इन्फेक्शन संक्रमण से अभी बाहर आए हैं, उबर कर आए हैं, आउट टू बी गेटिंग वैक्सीनेटेड 3 मंथ्स हैंस, मतलब कि उसे जो है वैक्सीनेट यानी कि टीका लेना चाहिए कब? 3 मंथ्स हैंस, यानी कि 3 महीने बाद। द रिकमेंडेशन अर्लियर वॉज 4 to 8 वीक्स। तो पहले जो ये सिफारिश थी, ये जो रिकमेंडेशन था कि अब अभी क्या है 3 महीने के बाद, लेकिन पहले क्या था 4 से 8 हफ्ते, यानी कि 4 से 8 हफ्ते जोड़ लीजिए, यानी कि 2 महीने बाद। ठीक है ना। अर्लियर जो था ये 2 महीने बाद था। 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं। Those inoculated but who have tested positive should defer their second dose by 3 months after clinical recovery from COVID-19। कहा जा रहा है कि वे जो इनोकुलेटेड हुए थे, यानी कि जिनको टीका लगाया गया था लेकिन वे जो है वो पॉजिटिव पाए गए बाद में, तो उनको जो है अपना सेकेंड डोज को जो है स्थगन करना चाहिए, उसको टालना चाहिए 3 महीने के लिए, आफ्टर क्लिनिकल रिकवरी फ्रॉम कोविड-19, यानी कोविड-19 से क्लिनिकल रिकवरी हो गया है, उसके 3 महीने तक जो है उसे टालना चाहिए। द रिकमेंडेशन फॉलो फ्रॉम अर्लियर वंस दैट एडवाइज इंक्रीजिंग द इंटरवल फ्रॉम 12 to 16 वीक्स फॉर कोविशील्ड, द मोर widely available vaccine।
ये रिकमेंडेशन जो है ये फॉलो करता है, ये मतलब कि अनुसरण करता है अर्लियर वंस को, मतलब अर्लियर इसके पहले जो दिए गए रिकमेंडेशन थे, वंस जो है रिकमेंडेशन के लिए आया है, तो ये जो पहले दिए गए जो रिकमेंडेशन थे उसी को ये फॉलो करता है, जिसमें एडवाइस, जिसमें सलाह दी गई थी किस चीज़ को बढ़ाने की, इंटरवल को, अंतराल को फ्रॉम 12 से 16 वीक्स के लिए, ठीक है ना, फॉर कोविशील्ड के लिए द मोर वाइडली अवेलेबल वैक्सीन, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल वैक्सीन है ये, ठीक है ना। बट देयर आर टू अंडरलाइंग प्रिंसिपल, लेकिन इसमें जो है बिहाइंड दिस रिकमेंडेशन, लेकिन इन रिकमेंडेशंस, ये जो सिफारिशें हैं उसके पीछे जो है दो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स है, ठीक है ना, यानी कि अंतर्निहित सिद्धांत है। वो क्या है? द फर्स्ट, पहला सिद्धांत क्या है? फर्स्ट बीइंग मतलब है, ठीक है ना, पहला है वो क्या है? वैक्सीन शॉर्टेज की सरकार के पास अभी, यानी कि जो निकाला जा रहा है वैक्सीन को रोल आउट किया जा रहा है, या उपलब्धता जो है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो शॉर्टेज है। अनटिल अप्रैल, अर्ली अप्रैल, यानी कि अप्रैल की शुरुआत तक जो है इंडिया हैड ए वेरी डिफरेंट स्कीम, इंडिया के पास एक अलग ही स्कीम था वैक्सीनेशन रोल आउट के लिए, ठीक है ना। वो लगता था कि ये जो है अपियरिंग टू टेक स्टॉक ऑफ अवेलेबिलिटी एज वेल एज प्रायोरिटाइजिंग दोज एट ग्रेटर डिजीज रिस्क। तो उस समय क्या लगता था कि ये जो है मतलब कि अवेलेबिलिटी, जो उपलब्धता जो थी उसकी, उसका जायजा लेते हुए, और साथ ही साथ जो है उन लोगों को प्राथमिकता देते थे जिसमें जो कि ग्रेटर डिजीज रिस्क में था, मतलब कि जिनकी उम्र ज़्यादा थी, 45 साल या 60 साल से ऊपर। पहले तो आपने देखा होगा 60 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा था, बाद में जो है 45 से 60 के भी लोग उसमें शामिल हो गए, तो उनको प्रायोरिटाइज किया जा रहा था, उनको जो है प्राथमिकता दी जा रही थी। तो वो चीज़ था पहले, मतलब कि इसका मतलब अर्ली अप्रैल के तक जो है, यानी कि अप्रैल की शुरुआत तक जो है इंडिया का एक डिफरेंट स्कीम ही था वैक्सीन रोल आउट के लिए, ठीक है ना, जो कि लगता था कि ये जायजा, टेक स्टॉक मतलब जायजा लेना ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी कि जो आपका वैक्सीन का जो अवेलेबिलिटी है उसका जायजा लेना, और साथ ही साथ वो कितना है आपके पास और कितना नहीं है, और साथ ही साथ जो है उनको प्रायोरिटाइज करना, उनको प्राथमिकता देना जो ग्रेटर डिजीज रिस्क में है, जो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी के रिस्क में है। इट वॉज द फेरोसिटी ऑफ द सेकेंड वेव, ये जो था, ये उग्रता था किसका? सेकेंड वेव का, यानी कि दूसरी लहर का जो ये उग्रता थी, जिसने गवर्नमेंट को, मतलब कि गवर्नमेंट को कॉज किया, यानी कि गवर्नमेंट को एक तरीके से पैनिक कर दिया, ठीक है ना, दैट कॉज द गवर्नमेंट टू पैनिक, जो मतलब सरकार को घबरा दिया, एंड फ्री अप, और गवर्नमेंट ने क्या किया? फ्री अप कर दिया वैक्सीन को, वैक्सीन सप्लाई को, अप्लाइंग टू ईच इज ऑन अप्रोच, जिसमें जो है वो अपने आप में स्वयं जो है उस दृष्टिकोण से सभी में उपयोग लागू होता था, यानी कि अब जो है 18 से भी ऊपर के जितने भी लोग थे सबको लागू कर दिया गया, मतलब कि फ्री अप कर दिया वैक्सीन सप्लाई को, जिसमें जो है अप्लाई होना था टू ईच हिज ऑन अप्रोच, ठीक है। वेल दिस बेनिफिट्स फ्रैक्शन ऑफ द प्रिविलेज, हालांकि ये जो है बेनिफिट्स लाभान्वित लाभ देता है किसको? एक फ्रैक्शन, एक हिस्से को, प्रिविलेज्ड जो विशेषाधिकार लोग हैं, या विशेषाधिकार जो वर्ग हैं, उसके एक हिस्से को ये लाभान्वित करता है। इट हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड एक्सेस, लेकिन इससे जो है एक्सेस जो है वो इम्प्रूव नहीं हुआ, यानी कि सबके पास पहुंच नहीं सका ये, एज सीन बाय द स्टेग्नेशन, जैसा कि देखा गया स्टेग्नेशन से, ठहराव से, इन डेली इनोकुलेशन, यानी कि दैनिक जो टीकाकरण था उसमें जो एक ठहराव आ गया, उसमें देखा गया ऐसा, एंड अ फॉल इन सेकेंड डोज रेसिपिएंट नंबर्स, और दूसरी खुराक का जो हासिल करने वाले जो लोग थे उनकी संख्या में गिरावट देखी गई। द सेकेंड प्रिंसिपल इज दैट, दूसरा जो सिद्धांत ये था कि द टाइमिंग ऑफ द सेकेंड डोज फॉर द अन ऑप्टिमल बूस्ट टू द इम्यून सिस्टम इज नॉट क्लियर, यानी कि ये जो सेकेंड डोज का, दूसरे खुराक का जो टाइमिंग था किसके लिए? ऑप्टिमल बूस्ट टू द इम्यून सिस्टम, यानी कि आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसके लिए अच्छे से अच्छे, मतलब कि उसकी बूस्ट के लिए, उसको एक तरीके से उसको मजबूत करने के लिए वो टाइमिंग जो है वो क्लियर नहीं है, ठीक है, इज नॉट क्लियर। अ जनरल पॉलिसी फॉर चाइल्डहुड वैक्सीन, यानी कि चाइल्डहुड वैक्सीन के लिए जो एक सामान्य पॉलिसी है भारत में, वो क्या है? इज अ 4 to 8 वीक इंटरवल, यानी कि 4 से 8 सप्ताह का अंतराल होता है।
एक जनरल पॉलिसी है चाइल्डहुड वैक्सीन में। हाउएवर, हालांकि जो क्लिनिकल ट्रायल्स है ऑफ द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इन द यूके में जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है उसका जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ है जो कि 18 से 55 साल के लोगों में किया गया, उसमें देखा गया है कि बाइंडिंग एंटीबॉडीज, ऐसा एंटीबॉडीज जो वायरस को रोकता है वास्तव में, द वंस दैट एक्चुअली ब्लॉक वायरसेस, एक ऐसा मतलब कि एंटीबॉडीज जो कि वास्तव में वायरस को रोकता है, वो एंटीबॉडीज जो है वर नियरली ट्वाइस एज हाई, वो जो है लगभग दोगुना है उन लोगों में जिसने जो है अपने शॉर्ट्स मतलब इंजेक्शन जो है या वैक्सीन जो है वो 12 और मोर वीक्स में लिए हैं, 12 और मोर वीक्स अपार्ट, यानी कि जो अपने जो शॉट्स हैं, यानी कि जो अपने इंजेक्शन है, इसको शॉट्स भी कर सकते हैं, जैब्स भी कर सकते हैं, वैक्सीन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है जिसने जो है अपने दूसरा शॉट्स जो है वो 12 या 12 से ज़्यादा वीक्स के बाद लिया है अपना पहले डोज के बाद, ठीक है ना, देन इन डोजेज उनके अपेक्षा जो वो डोज लिए हैं हैड विद इन 6 वीक्स, जो कि अपने पहले डोज के 6 हफ्ते के बाद जिसने जो लिए होंगे उनमें जितना एंटीबॉडीज़ बनता है उससे दोगुना एंटीबॉडीज़ उन लोगों में बनता है जो 12 हफ्ता या 12 हफ्ता से बाद लिए होंगे, ठीक है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो सरकार ही जाने, या जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो जो कर रहे होंगे वो जानते होंगे। अभी तो एक ही चीज़ दिमाग में आ रहा है कि वैक्सीन नहीं है, तो वैक्सीन के नहीं होने की वजह से जो है इस टाइप का स्टैगर किया जा रहा है समय को। वैक्सीन है ऑल्सो अपियर टू बी मोर प्रोटेक्टिव इन दोज अबव 18 विथ अ लार्जर डोज इंटरवल। कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन जो है ऐसा लगता है, मतलब कि लगता है ये भी लगता है वैक्सीन का कि ये जो है कहीं ज़्यादा सुरक्षात्मक होता है उन लोगों में जो 18 साल से ऊपर के हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें जो है लॉन्गर डोज इंटरवल हो, यानी कि 12 सप्ताह से भी ज़्यादा का अगर इंटरवल हो उसमें, तो उसमें जो है और ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने की मतलब कि चांसेस होती हैं इसमें। वाइल एंटीबॉडी लेवल्स आर अ की मार्कर ऑफ प्रोटेक्शन, हालांकि while antibody levels are a key marker of protection, they are not the only ones। हालांकि जो एंटीबॉडी लेवल्स जो होते हैं वो की मार्कर होते हैं प्रोटेक्शन का, यानी कि सुरक्षा का जो है एक प्रमुख एक संकेतक होते हैं एंटीबॉडी लेवल्स, लेकिन वो केवल यही नहीं होते हैं, दे आर नॉट द ओनली वंस। केवल मतलब कि एंटीबॉडी ही की मार्कर नहीं होते प्रोटेक्शन के, बल्कि और कुछ भी होते हैं, जैसे सेल बेस्ड इम्यूनिटी जो होता है, यानी कि सेल आधारित जो आपकी प्रतिरक्षा होती है, वेयर बाय जहाँ से जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो है कन्फर्स लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी, जहाँ जिससे जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो है आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो देती है एक लॉन्ग लिव्ड लंबे समय तक जीने वाला जो मतलब कि इम्यूनिटी प्रतिरक्षा को देती प्रदान करती है, उसका भी महत्व है, काउंट्स टू या मायने रखता है वो भी। गिवन दैट सार्स कोव-2 हैज़ बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 मंथ्स, ये देखते हुए कि सार्स कोव-2 जो है वो रही है भारत में फॉर लेस देन 20 मंथ्स, यानी कि 20 महीने से भी कम, मतलब 20 महीने से कम रही है, यानी कि लगभग 20 महीने के लगभग रही है। देयर इज़ अनसर्टेनिटी, ये जो है एक अनिश्चितता है अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि जो प्रोटेक्शन का जो ड्यूरेशन अवधि जो है, यानी सुरक्षा की जो अवधि है उसके बारे में अनसर्टेनिटी है, ठीक है। देयर आर ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड केसेस ऑफ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस एज वेल एज डेथ्स इवन आफ्टर अ सेकेंड डोज। ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस उसको कहते हैं जब आप दोनों डोज ले लेते हैं उसके बाद आपको इन्फेक्शन होती है, तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस कहा जाता है। तो इसका भी जो है एक डॉक्यूमेंटेड केस है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेड केसेस है, मतलब कि मामले हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के, साथ ही साथ डेथ्स के भी हैं इवन आफ्टर अ सेकेंड डोज, यहाँ तक कि सेकेंड डोज के बाद भी, दो दे फॉल विद इन एक्सपेक्टेड स्टेटिस्टिकल बाउंड्री सो फार। हालांकि ये आते हैं, दे फॉल मतलब गिरना नहीं, दे वे आते हैं विद इन एक्सपेक्टेड, जो अपेक्षित एक सांख्यिकीय जो सीमाएं हैं, ठीक है ना, उसके अंदर ही आते हैं अब तक। इट इज़ ओनली मोर इनोकुलेशंस फ्रॉम नाउ, ये जो है अब से जो है ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक टीकाकरण ही केवल जो है दैट विल शेड ग्रेटर क्लैरिटी ऑन द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, जो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा
स्पष्टता लाएगा ऑन द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन के, कितना प्रोटेक्शन है इसमें, यानी कि प्रोटेक्शन का डिग्री कितना है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो केवल इनोकुलेशन ही ला सकता है या लाएगा। ठीक है, पुट टुगेदर इसको सारे को मिलाकर जो है दिस रिकमेंडेशंस डू बाय पॉलिसी मेकर्स टाइम टू स्टेगर डोजेस। ठीक है ना, ये जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो पॉलिसी मेकर्स के लिए एक तरीके से को समय दिया है कि वो डोजेस को वो जो खुराक को अलग अलग मतलब कि समय में अरेंज करें अनटिल मोर, जब तक कि ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं हो जाते हैं फ्रॉम अगस्त से। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द टोल फ्रॉम इंडिया सेकेंड वेव कंटिन्यूज टू सरपास सिमिलर डेली फिगर्स फ्रॉम द यूएस एंड ब्राज़ील। दूसरी तरफ जो है वो क्या है, ये जो टोल है, ये जो मृत्यु दर है फ्रॉम इंडिया सेकेंड वेव, इंडिया का जो दूसरी लहर है, ठीक है ना, जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, उससे जो कुछ मौतों की जो संख्या है वो लगातार जो है वो पीछे छोड़ रही है सिमिलर डेली फिगर्स फ्रॉम यूएस एंड ब्राज़ील, यानी कि अमेरिका और ब्राज़ील से आने वाले जो प्रतिदिन के जो आंकड़े हैं उसको जो है पीछे छोड़ रही है। ठीक है ना, या लगातार पीछे छोड़ रही है, सरपास कर रही है। गिवन दैट मैनी इंडियंस हैव स्टिल नॉट बीन एक्सपोज टू द वायरस, ये देखते हुए कि अभी भी कई जो भारतीय हैं वो अभी भी संक्रमित नहीं हुए हैं वायरस से, या संक्रमण में नहीं आए हैं वायरस के, एंड न्यूअर थ्रेटनिंग वेरिएंट्स अराउंड, और जो है जो नए जो थ्रेटनिंग खतरा पैदा करने वाले जो वेरिएंट्स हैं जो इसके वायरस के वो प्रचुर मात्रा में है, इसको देखते हुए देयर इज़ नो रीज़न, ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप आत्मसंतुष्ट हो जाएं। कंप्लेसेंट का मतलब आत्मसंतुष्ट हो जाएं कि लोग जो हैं वो बच जाएंगे या बचा लिए जाएंगे, प्रोटेक्ट किए जाएंगे फ्रॉम फ्यूचर वेव्स, मतलब कि भविष्य में आने वाले वेव्स से। द एम ऑफ वैक्सीन इज़ टू प्रिवेंट सीवियर डिजीज़। ठीक है, ये वैक्सीन का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, रोकना होता है गंभीर बीमारियों को और मौतों को। ठीक है ना, एंड ऑल पॉलिसी रिकमेंडेशन, और सारे जो नीतिगत सिफारिशें हैं या रिकमेंडेशन है मस्ट बी गियर टूवर्ड्स दैट गोल, वो जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार होना चाहिए। देयर इज़ नो रूम फॉर नी जर्क रिएक्शन, इसमें कोई जगह नहीं है नी जर्क रिएक्शंस का, यानी कि बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने का कोई जगह नहीं है। दैट कैन कॉम्प्रोमाइज़, जो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है आपके लक्ष्य को, आपके उद्देश्य को। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब नुकसान करना, हार्म करना। ठीक है ना, तो दोस्तों एडिटोरियल नहीं समाप्त हुआ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।